जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, जो 12th फिजिक्स का चैप्टर है। 12th सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 13th चैप्टर है। और आज इस वीडियो में हम लोग सारे डेरिवेशंस जो इस टॉपिक रिलेटेड हैं, कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं मैक्सिमम। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई के बारे में। तो न्यूक्लियाई क्या है? एज वी हैव नॉलेज अबाउट दिस, अबाउट एटम। एटम के बारे में पता है कि एटम के अंदर एक इंटीरियर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियाई। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूक्लियाई का पार्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हम वंस वी विल डिस्कस। तो न्यूक्लियाई के बारे में हमें पता। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स आर देयर, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड अराउंड द न्यूक्लियस in different different orbits electrons are revolving. Let m is the mass of electron, ev the charge on electron, and v is the speed of the electron. ये ऑलरेडी एटम्स वाले पार्ट में हमने बोर्स पोस्टुलेट वगैरह कवर किया है। मुझे इसमें यही इंटरेस्ट है कि मुझे बताना है बेसिकली। ऑलरेडी आप केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं वंस जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजीज ओनली, कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए। यहाँ पे अगर हम टर्म्स देखें तो एक्स क्या है? एक्स इज एलिमेंट का नाम है, राइट। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक नंबर है, Z इज द एटॉमिक नंबर। A इज द एटॉमिक मास या मास नंबर। इसके तीन तीन नाम है, एटॉमिक मास या मास नंबर, राइट। ये टर्म्स हैं हमारे। अब बेसिक अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, लाइक एक और एग्जांपल कंपेयर करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम 1123। तो अब सोडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, मास नंबर 23 है। अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। मैं एकदम बेसिक से जाके आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। अगर आपको ये सब बेसिक पता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं और आगे के टॉपिक्स पे जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एज यू नो। तो एटॉमिक नंबर क्या है? अगर मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूं, एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सिंपली एटॉमिक नंबर Z क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको पता है कि फॉर स्टेबल एलिमेंट्स या स्टेबल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, राइट। सो इट इज आवर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सीधा सीधा क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? मास नंबर है। मास नंबर, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म मास नंबर? मास नंबर क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो इट इज द मास नंबर, ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons, number of neutrons, right? That is what? That is मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एज आई वाज सेड कि इसके तीन तीन नाम है, तो नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ए विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग NP लिख दें या P लिख दें, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन Z। यहाँ पे बताया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम एन से भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में आप लोग को बता रहा हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट विल बी a माइनस जेड, राइट। ये नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। पहला एटॉमिक नंबर है, दूसरा मास नंबर है। अब आई होप ये आप लोगों को पता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये सोडियम एटम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। मास नंबर कितना है, 23 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी 11 हुआ। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इट इज ए माइनस जेड। ए क्या है, ए 23 है, जेड क्या है, 11 है। तो 23 माइनस 11 इट विल बी 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 12। तो ये बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग द एटम या न्यूक्लियाई के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं जनरल चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आगे मुझे यूज करनी है। तो आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड मास, राइट। एक टर्म है यूनिफाइड, यूनिफाइड मास। इस टर्म का पहले जो नाम था वो था एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट वाज AMU। AMU नाउ नेम्ड एज यूनिफाइड मास, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो नोटेशन है वो U है, यूनिफाइड मास, कैपिटल U वी राइट, यूनिफाइड मास। और आपको पता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, वही यूनिफाइड मास है। इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कैसे डिफाइन करते हैं, 1 AMU या 1 unified mass is 1/12 mass of carbon atom, mass of carbon atom, right, 1/12 mass of carbon atom, and it is 1/12 into mass of carbon atom क्या है, mass of carbon atom is 1.99247 into 10 raised to minus 27 kg, जिसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे इसको, ये मास ऑफ कार्बन एटम है, सो इट विल बी एंटायरली 1.66 into 10 raised to minus 27 kg। ये हमारा वन यूनिफाइड मास है या यूनिफाइड मास है, राइट। इसको इन जनरल मास ऑफ एन एटम हम लोग जो बोलते हैं वो यूनिफाइड मास, दैट इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised to minus 27 kg। इट इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन। इसको हम चाहे कार्बन से ये करें या इट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। बिकॉज आपको पता है कि कार्बन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 612, तो इसका मास जो है वो 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम का 1/12 दैट विल बी 1 ग्राम, राइट। तो 1 एटम का जो मास है वो कितना होगा, दैट विल बी 1.66 into 10 raised to minus 27 kg, which is the mass of proton, which is also can be said as equals to what, mass of hydrogen atom। तो आप बेसिकली याद रखिएगा इसको, 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास इज 1.66 into 10 raised to minus 27 kg। यहाँ पे ये रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनी हाउ आई होप आप लोगों को ये टर्म समझा। इसका हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, और कहाँ कैसे यूज करना है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, राइट।
आइसोटोप, सबसे पहले हम आइसोटोप के बारे में बात करें, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। व्हाट आर द आइसोटोप्स? आइसो वर्ड आ गया मतलब सेम, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का एग्जांपल याद रखना है आपको। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम इज H11, H12, H13। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आइसोटोप है तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। मास नंबर्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर्स आर सेम, और एलिमेंट्स भी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना लें इसकी। तो आइसोटोप्स क्या होगा? इट इज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द same element having same atomic number, but different mass number, right? एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आइसोटोप हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स, इनको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन ले लेंगे। लाइक आई विल से हाइड्रोगाइडम एंड गोल्ड, बहुत से एग्जाम्पल हैं, Hg and Au। Au is aurum which is the gold, इनका एटॉमिक नंबर है 79 और मास नंबर है 197, और हाइड्रोगाइडम का 80 एंड 198। ओके, सॉरी, ये तो आइसोटोन्स है, हम आइसोबार ले रहे हैं, आइसोबार्स। सॉरी, ये आइसोटोन का मैंने एग्जांपल दे दिया, आइसोबार्स हम लोग ले रहे हैं। आइसोबार के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, ट्रिटियम और हीलियम, He, इसका आइसोटोप। ठीक है, हीलियम का आइसोटोप है He2 3। दिस इज नॉट 4, दिस इज 3। हम बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट एनी हाउ जस्ट आपको याद रखना है। यहाँ देखिए एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो बस एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, हाउ वी कैन डिफाइन, जस्ट आई विल राइट एटम्स ऑफ different element having same mass number, but different atomic numbers, that is what आइसोबार्स, इनको हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा जो टर्म है वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में एटम्स अलग अलग एलिमेंट के होंगे, उनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब कुछ डिफरेंट रहेगा, बट दे हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो आई कैन से elements of atoms of different element, atoms of different element having same number of प्रोटॉन्स, इनके प्रोटॉन्स के नंबर सेम होंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोगाइडम 80 एंड 198 एंड ऑरम दैट इज गोल्ड विद एटॉमिक नंबर 79 एंड मास नंबर 197। तो यहाँ देखेंगे
198 माइनस 80 करेंगे और 179 माइनस 70, 197 माइनस 79 करेंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सॉरी प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आई एम वेरी सॉरी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और न्यूट्रॉन्स यहाँ कैसे मिलने वाले हैं ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार्स में एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। सो ये तीनों कंसेप्ट हो गए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टर्म इज द मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ हमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मिलेंगी। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूंगा, कि अगर मैं बात करूं कि लाइक ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये जो बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, हमने क्या पढ़ा, इट इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर से मैं बोल रहा हूं कि मास ऑफ न्यूक्लियस जिसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दूं, इट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस mass of protons plus total mass of neutrons that we have studied, ये हमने पढ़ा हुआ है अब तक, राइट। बट आई विल से कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डीप स्टडी करेंगे, वी विल फाइंड आउट कि ये हमें गलत मिलेगा। हमें सही क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन plus mass of neutron will be greater than mass of nucleus। अच्छा क्यों होगा ये, वो important part है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑलरेडी हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान दीजिएगा मैं रीजन बता रहा हूं, और उसी से मैं आगे जो है ये जो टॉपिक लिखा हुआ मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो चीजें हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि ये क्यों राइट नहीं है या ये क्यों रॉन्ग है, तो इसके पीछे का रीजन है, अगर हम इसकी बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन तो ठीक है, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल, बट अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन की बात करूं तो बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन देयर इज द रिपल्सन, और अगर रिपल्सन होगा तो एटॉमिक साइज या न्यूक्लियस का साइज बढ़ना चाहिए, राइट। बट हमें पता है कि न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ता, और क्यों नहीं बढ़ता, अब उसके पीछे एक और रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अब सवाल ये है कि उसके वजह से तो स्टेबल होगा एटम, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट, जो बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है, वो क्या होगा, उसके वजह से न्यूक्लियस का साइज बढ़ना चाहिए, बट न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, बिकॉज सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एटम टू होल्ड द न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस, या हम बोल सकते प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट गिव्स द मास डिफेक्ट। उसके वजह से देयर इज द चेंज इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, दैट कॉजेज द, इसको आप 2-3 बार रिवाइंड करके और वापस जो है सुनिएगा,
मैं 2-3 बार ऐसे रिपीट नहीं करूंगा, बट आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मैं फिर से ये रीजन, मेन एक्सट्रीम रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन देयर इज द रिपल्सिव फोर्स, एंड उसके वजह से एटॉमिक साइज न्यूक्लियस का साइज शुड इंक्रीज, बट हमें पता है कि इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब सम एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द nucleus or by the atom to hold the proton inside the nucleus, and that extra energy is known as the nuclear binding energy, and उसके वजह से मास डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब इसी में हम आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशनशिप यूज कर लें। हमने क्या बोला वो चीज ध्यान में रखिएगा, हमने बोला कि मास डिफेक्ट is the change in total mass of proton plus total mass of neutron and mass of nucleus। तो मैं एक एक चीज स्पेसिफाई कर रहा हूं और फिर रिलेशन लिख रहा हूं। तो अभी यहां देखें हम लोग कि मान लेते हैं हम लोग कि जो अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, यहां पे हम लोग लिखते हैं ना एक्स जेड ए, तो एलिमेंट एक्स है तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या है, मास नंबर, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जेड जो है एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आई विल राइट जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट। और ए या जेड माइनस ए, सॉरी ए माइनस जेड, A is the mass number, Z is the number of proton, तो ये हमारा number of neutrons मिल गया। क्या मिल गया? It is the number of neutrons, number of neutrons। अब हम लोग mass of proton MP ले लें, MP is the mass of each proton, mass of each proton, and m n be the mass of each neutron, right, mass of each neutron। तो हमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन mp अगर लिख दूं तो इट विल बी मास ऑफ each प्रोटॉन into number of proton, that is z, it is the mass, total mass of proton, total mass of proton, right। और m टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन mn अगर मैं लिखूं, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन mn इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या है a माइनस जेड, तो इनटू a माइनस जेड, इट इज द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट, देयरफॉर मास डिफेक्ट, इसको हम डेल्टा m से लिखते हैं, एंड इट विल बी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m मास ऑफ न्यूक्लियस। हमने नहीं लिखा यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो ये टर्म मिल गया। अब इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो डेल्टा m मास डिफेक्ट, इट विल बी mp, क्या है mp, दैट इज z इनटू स्मॉल mp प्लस, एक और ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस mass of neutron, that is mass of each neutron into a minus z, a minus z becomes this into mn, लिख देता हूं मैं सीधा सीधा mn, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ।
minus capital M. This is the formula for mass defect. तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा मास डिफेक्ट का, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर मास डिफेक्ट। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? ऑलरेडी हमने आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन क्या रिलेशन है आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, राइट। तो यहां वो दैट एनर्जी विल बी, हमने क्या बताया कि एटम विल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा एनर्जी टू bind the nucleus या bind the proton inside the nucleus. That extra energy is utilized in the form of nuclear binding energy. तो nuclear binding energy क्या होगा? Binding energy या nuclear binding energy that will be mass defect, m के जगह delta m आ गया, into c square, where c is the speed of light. तो nuclear binding energy is delta m into c square. तो delta m का टर्म यहाँ पे है, इसमें आगे हम क्या करें? इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं, तो दैट वी कैन राइट। और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, एक पेज हम ऐड कर लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी विल बी मास डिफेक्ट into c square, because since delta, since E is mc square, उसी का फॉर्मेट लिख रहे हैं हम लोग। और डेल्टा m हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेल्टा m क्या है? इट इज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, z हो गया, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज a minus z into mass of each neutron, right, minus mass of nucleus into c square. Now this is the nuclear binding energy या simply binding energy। यहाँ पे c जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, एंड आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। एक और चीज याद रखिएगा, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यूनिट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विल बी जूल, राइट जी, जूल होगा। और इसका एक बड़ा यूनिट होता है, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव द रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? आपने अर्लियर क्लासेस में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा एंड उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा रेडियो एक्टिविटी का। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ पढ़ा है कि ये एक कंटेनर है, लेड बॉक्स। इस कंटेनर का क्या नाम है? दिस कंटेनर इज लेड बॉक्स। और इस लेड बॉक्स में यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है, जो एलिमेंट है आई विल से यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज से यूरेनियम 92, 238 या 235 कुछ भी हो सकता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर आपने पढ़ा है इसके बारे में कि यहाँ पे हम दो प्लेट्स रख देते हैं, चार्ज प्लेट। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इस साइड एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख देते हैं, राइट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख देते हैं। तो यहाँ से
देयर इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक रेडिएशन है वो सीधा सीधा जा रहा है, एक जो है इधर डेविएट हो जा रहा है, एक जो है इधर डेविएट हो जा रहा है। तो इधर जो जा रहा है वो अल्फा पार्टिकल है, इधर जो जा रहा है बीटा है, और जो डेविएट नहीं हो रहा है वो गामा है, राइट। तो ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या है, रेडिएशंस हैं विच आर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होती है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस होती है प्रोसेस, ये इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इट इज द फिनोमिनन of a spontaneous emission of radiations, that is alpha, beta and gamma, from the radioactive substance is called radioactivity. तो radioactivity का definition अगर चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, it is the phenomenon of emission of radiations, it is the phenomena of spontaneous emission, एक word add कर दे, spontaneous emission of radiations from radioactive substance, that is called radioactivity। यहां आपने देखा कि अल्फा बीटा गामा जिन रेडिएशंस की बात कर रहा हूं, तो तीन टाइप के एमिशंस हो रहे हैं। अल्फा जो है वो अल्फा एमिशन की अगर मैं बात करूं, पहला पार्ट जो है फर्स्ट एमिशन है अल्फा एमिशन, तो अल्फा इज नथिंग बट हीलियम एटम। अल्फा क्या है? अल्फा इज नथिंग बट हीलियम एटम He2 4। तो अल्फा अगर एमिट हुआ किसी एलिमेंट में से, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसमें क्या चेंज होगा? तो हम एज्यूम कर लें कि कोई पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो है XZA, और इसमें से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो जो एलिमेंट बनेगा Y, उसका एटॉमिक नंबर विल रिड्यूस बाय 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो ये 2 कम हो जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अल्फा इज नथिंग बट हीलियम एटम, तो एटॉमिक नंबर विल रिड्यूस बाय 2 एंड मास नंबर कितना रिड्यूस होगा? 4, तो ये हो जाएगा A-4। आई होप ये पार्ट आप लोगों ने समझा। ये अल्फा एमिशन का चेंज है, राइट। अच्छा, अल्फा यहां हमने कैसे डिसाइड किया कि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है उसका नेचर कैसा होगा? कौन नेगेटिव की तरफ जाएगा? जिसका पॉजिटिव नेचर होगा। तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। बीटा पार्टिकल का नेचर कैसा है? वो नेगेटिव है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ये अल्फा एमिशन हमने बता दिया। सेकेंड इज बीटा एमिशन। तो बीटा इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन -1 0। याद रखिएगा, ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा पार्टिकल, बीटा एमिशन। तो मान लेते कोई एलिमेंट XZA है, यहां से अगर बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो Y जो एलिमेंट बना उसका एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। ये ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर स्टिल रिमेन सेम। और तीसरा जो एमिशन है वो गामा एमिशन है। गामा एमिशन में न्यूट्रॉन एमिट होता है। न्यूट्रल, गामा इज नथिंग बट न्यूट्रल पार्टिकल। गामा हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज गामा विच इज 0 0, राइट। इट इज नथिंग बट न्यूट्रल पार्टिकल। तो गामा एमिशन अगर X में से हुआ, XZA है, और यहां से गामा पार्टिकल एमिट हुआ,
तो जो y बना उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा पार्टिकल की होती है, तो गामा पार्टिकल जो है वो सबसे डेंजरस होगा, राइट। तो आई होप आप लोग को रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट समझा। अल्फा बीटा गामा का एमिशन अगर हुआ तो पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई कैसे कन्वर्जन होगा, उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे चेंज होगा, वो आप लोगों ने समझा। मैं फिर से बता दूं, रेडियो एक्टिविटी क्या है, यही कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। और रेडिएशंस में क्या क्या आती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो phenomena of spontaneous emission of radiations from the radioactive substance is called radioactivity। और जो एलिमेंट में से एमिशन होता है उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, और पार्टिकल्स कौन कौन से एमिट होते हैं या रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है, हीलियम एटम है, बीटा क्या है, बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और गामा जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो आई होप ये पार्ट आप लोगों ने समझा अच्छे से। तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो अभी अर्लियर हमने पढ़ा, इसमें देखा कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली एमिट होता है, तो डेफिनेटली उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल डिक्रीज। कॉमन सी बात है कि आपने अगर कुछ रखा है, लाइक खाना है और एक एक चम्मच आप उसमें से स्पॉन्टेनियसली निकाल रहे हैं, तो उसका नंबर जो भी फूड स्टफ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट। तो यही हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस विल टेक्स प्लेस, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल डिक्रीज एंड रेट ऑफ डीके, डीके मतलब डिक्रीज हो रहा है, राइट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके सब एक ही वर्ड है। तो रेट ऑफ डीके जो है इट विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दें कि let n be the number of nuclei present at any instant of time t, and let n not be the original number of nuclei. So let one more thing, dn by dt be the rate of disintegration, rate of disintegration, या rate of decay also we can say, dn by dt ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस वी कैन से, सिंस एक्सपेरिमेंटली इट इज observed that the rate of disintegration, yeah, decay also we can say, rate of disintegration is directly proportional to the number of nuclei present at any instant of time, या at that instant of time, at that
इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो आई कैन से, अब इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब dn बाई dt and it is directly proportional to number of nuclei present at any instant of time, या at that instant of time. So dn by dt, यहाँ याद रखिए रेट वर्ड आ गया है तो रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम हो गया. सो dn by dt is directly proportional to n. Now as we will remove the proportionality sign, we write some constant और यहाँ पे वो constant क्या आएगा, that constant will be anyway that एक constant आएगा तो ये हो गया dn by dt, sorry, this will be dn by dt will be minus n lambda या lambda n. I will write lambda, पहले लिख देता हूँ lambda. lambda is called disintegration constant, यही हम constant की बात कर रहे थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. यहाँ पे लेमडा जो है वो क्या है, लेमडा इज डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन और स्लैश डीके लिख देता हूँ, नहीं कुछ और मीनिंग समझ लेंगे आप, डिसइंटीग्रेशन या डीके, राइट, डीके कांस्टेंट, टर्म्स याद रखिएगा, डीके कांस्टेंट. अब इस फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं तो dn by dt हमें मिला dn by dt is equals to minus lambda t, minus lambda n, sorry it's not t, minus lambda n. अभी n का टर्म देखें, इधर है तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर लें. सो विल गेट therefore dn by n is equals to minus lambda into dt. वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया, dt को इधर कर दिया, n को इधर कर दिया. n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो अभी हम क्या करें, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लें. तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लें. तो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n is equals to minus lambda इंटीग्रेशन ऑफ dt बिकॉज लेमडा कांस्टेंट है, राइट. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज वी हैव, हमने क्या लिखा है, यही वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n. ये मैं फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही स्टेप लिखा है ना. तो यहाँ से आपको ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स. फाइन, मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज लॉग एक्स. फाइन, ये फॉर्मूला है. तो ये एग्जैक्टली उसी टाइप का 1 बाई एक्स के जगह 1 बाई एन है इंटू डी एन, दैट इज लॉग एक्स. तो ये हो जाएगा लॉग n और log ऑन बेस ही है माइनस लेमडा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इस, यहाँ 1 है, 1 इंटू डी टी विच कैन बी रिटर्न एज 1 को लिख सकते हैं ना, t रेज टू 0 इंटू डी टी, और ऑलरेडी हमें पता है तो ये t हो जाएगा बिकॉज इसके पीछे का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx आपने पढ़ा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. According to this formula, ये t raised to 0 plus 1 and upon 0 plus 1 which will be t only. तो आप यहाँ से इसको एडिशनली कर सकते हैं. So इंटीग्रेशन ऑफ dt will be t. ठीक है, इतना पार्ट हो गया. अब ये log ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा t प्लस, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, दैट कांस्टेंट इज c. यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया. अब यहाँ एक कंडीशन ले लेते बिकॉज हमें कांस्टेंट का टर्म चाहिए. तो कांस्टेंट के टर्म के लिए हम कंडीशन क्या ले लें कि व्हेन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट्स, जब भी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाज ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिसको हमने n नॉट लिया था. अगर हम पीछे के पार्ट में चलें तो यहाँ देखिए हमने मेंशन किया लेट n नॉट,
be the original number of nuclei. तो जब टाइम 0 था तो n क्या था? n नॉट. बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब टाइम 0 था तो n was n नॉट. So when disintegration starts, when disintegration starts, when disintegration starts, तो हमने कंडीशन क्या देखा? n becomes n naught at t is equals to 0, या at t is equals to 0 n was n naught. So therefore ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? log of, इंस्टेड ऑफ n हमें क्या लिखना? n naught is equals to माइनस लेमडा t 0 है प्लस c, तो 0 इंटू एनी टर्म विल बी 0, तो हमें c का वैल्यू मिल गया. क्या मिल गया? इट बिकम्स log ऑफ n नॉट, ये c का वैल्यू. So therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 में अब हम c का वैल्यू डाल दें इस इक्वेशन में, तो log of n is equals to माइनस लेमडा टी प्लस c के जगह क्या डाल दें? log of n नॉट. राइट. अब log of n नॉट को इस साइड लेके आ जाए तो हमें मिल जाएगा log of n माइनस log of n नॉट, log of n माइनस log of n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी. अब log a माइनस log b आपको पता है log of a बाई b होता है, तो log of n बाई n नॉट हो जाएगा. ये log की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी. नाउ फर्दर हमें क्या मिलेगा? log हटाएंगे तो ये e का पावर हो जाना है. राइट. सो n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लेमडा टी. सो n बिकम्स n नॉट e रेज टू माइनस लेमडा टी. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. तो हम यहां देख रहे हैं e जो है वो x इसेंट्रिसिटी है, एंड इट शोज कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल है, e के टर्म में. राइट. e रेज टू है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एंड दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझा है. तो अब हम लोग चलेंगे, इसी का एक और एप्लीकेशन है, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड. राइट. हाफ लाइफ टाइम पीरियड. तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है? कि जितने टाइम में कोई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने का हाफ हो जाए. मान लो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है 1 kg है और 500 ईयर्स में, या टाइम अपने को डिसाइड करना है कि 500 ईयर्स में वो 1 kg से हाफ kg हो गया, तो हम उसका हाफ लाइफ क्या बोलेंगे? 100 ईयर्स. राइट. तो जितने टाइम में कोई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने का हाफ हो जाए या ओरिजिनल का हाफ हो जाए, तो दैट टाइम विल बी हाफ लाइफ टाइम. सो व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम? इट इज द टाइम इन विच एनी न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल न्यूक्लियाई. राइट. दैट इज द हाफ लाइफ टाइम. आई डोंट थिंक सो मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत है. तो हाफ लाइफ टाइम को यूजुअली हम आइदर टी सफिक्स हाफ या फिर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन अस. इट इज द टाइम इन विच number of nuclei becomes half of its original number of nuclei. That time is called half lifetime period. तो हम हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला निकालें तो ऑलरेडी हमें पता है, सिंस n is equals to n नॉट e रेज टू माइनस लेमडा टी. अभी जो डेरिवेशन हमने फाइनली किया हम उसी का यूज करेंगे. तो फॉर हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें क्या मिलेगा? n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. राइट. एंड t को हम क्या लिखेंगे? जो नोटेशन है स्टैंडर्ड, मैं कैपिटल T ले लेता हूं. राइट. सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी
n becomes n naught by 2 is equals to n naught e रेज टू माइनस लेमडा इंटू स्मॉल टी की जगह हमने क्या ले लिया, कैपिटल टी. कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ टाइम. तो यहां से हम देख रहे हैं एन नॉट कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1/2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस लेमडा टी. यहाँ पावर माइनस में है तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ई रेज टू 2 रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, तो ई रेज टू लेमडा टी इज इक्वल्स टू 2. अभी दोनों साइड का हम लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट. हम ऐसा लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, log ऑफ e रेज टू लेमडा टी इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 ऑन बेस e. और ये जो है log और इसका पावर, तो ये लेमडा टी log e ऑन बेस e, इट विल बी log 2 अपॉन log e. हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 ऑन बेस 10 अपॉन log e ऑन बेस 10. ये बेस चेंज का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, राइट. और इसका जो एंटायर वैल्यू है वो हमें मिलता है 0.693. आप यहां से भी याद रखिएगा 0.693, और log e ऑन बेस e बिकम्स 1. सो हमें मिला लेमडा टी इज इक्वल्स टू 0.693. यहां से अगर हमें हाफ लाइफ टाइम चाहिए तो t will be 0.693 by lambda. Lambda is called disintegration constant. Capital T is the half lifetime period. या फिर अगर हमें lambda चाहिए disintegration constant, तो lambda क्या होगा, ध्यान दीजिए lambda क्या होगा, lambda इधर ले लेंगे, t इधर लेंगे, तो it will be 0.693 upon t half, that is half lifetime. तो हमें दोनों में से कुछ भी दिया है, that we can find out from here. यहाँ पे terms must be clear. lambda ये क्या है, disintegration constant या decay constant या disintegration constant, और t is half lifetime period, right. So I hope हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट हमने अच्छे से क्लियर किया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को. अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एडिशनली अगर चाहिए तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में या न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. तो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो बेसिकली हमें इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात करूं थोड़ा सा, जस्ट आई विल टॉक अबाउट इट. न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा. ये दो टाइप के हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में. वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन. राइट, न्यूक्लियर फिजन. तो फिजन और फ्यूजन जो मेन कीवर्ड्स हैं हमारे, फिजन एंड फ्यूजन, ये पहले हम समझ लें, उसके बाद रिएक्शंस में डिफरेंस और इनके यूजेज वगैरह सब कुछ हम समझ सकते हैं. फ्यूज मतलब क्या होता है, कंबाइन होना. फ्यूज मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, ठीक है. फ्यूजन जो वर्ड है मतलब कंबाइन होना, ठीक है. कंबाइन से फ्यूजन बना है. एंड फिजन मतलब ब्रेकिंग, ठीक है. तो कॉमन सी बात हो गई कि अगर कोई न्यूक्लियस है जो क्या होगा, कंबाइन होके बन रहा है, तो मतलब स्मॉलर
daughter nuclei hai, they combine and form the bigger nuclei. That type of reaction is nuclear fusion, right? और सन एक इसका एग्जाम्पल है. सन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कौन से टाइप का है? सो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. सन के अंदर रिएक्शन, सन के अंदर आपको पता है कि अल्टीमेटली हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द सन. तो हाइड्रोजन जब भी मिलता है तो क्या बनाता है? हीलियम एटम बनाता है. ठीक है, हीलियम एटम प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज. और यही मेन रिएक्शन है किसका? न्यूक्लियर फ्यूजन का. कि जब दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे एंड दे फॉर्म द बिगर न्यूक्लियाई with the release of tremendous amount of energy. So that kind of reaction is nuclear fusion. यहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं and during that tremendous amount of energy is going to release. Understood? तो सन के अंदर जो रिएक्शन होता है ये होता है. हाइड्रोजन बम is an example of nuclear fusion. अब हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो जो यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में इन जापान, तो उसमें कौन से टाइप का बॉम्ब था? दैट वाज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर व्हाट? फिजन. तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक बिगर न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होते हैं एंड दैट पैरेंट न्यूक्लियाई दैट स्प्लिट इनटू two daughter nuclei with the tremendous amount of energy is going to release during that one. और उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फिजन. तो लाइक यूरेनियम है 92-238, इसके ऊपर जब भी स्लो न्यूट्रॉन वाज बम्बार्डेड, न्यूट्रॉन, तो दिस यूरेनियम वाज ब्रेक into two parts. One is बेरियम, अब मैं इसके एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं लिख रहा हूँ, एंड क्रिप्टॉन विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, राइट? तो एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड हुआ था यूरेनियम के ऊपर और निकला यहाँ से 3 न्यूट्रॉन. फिर ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होंगे 92-238, 92-238, इट माइट बी डिफरेंट. और तीसरा भी होगा यूरेनियम 92-238. तो वापस से ये बेरियम क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, ये भी बेरियम क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, और ये भी बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स ईच. तो यहाँ एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए थे? 3 से फिर कितने हो गए? 9 से 27. तो एक चेन न्यूक्लियर रिएक्शन बन जाता है, राइट? तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है कि कोई पैरेंट न्यूक्लियाई जब उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है तो इट इज स्प्लिट इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, राइट? तो ये न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है. और इसमें आप रेडियो एक्टिव, सॉरी, इसमें रेडिएटर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं. रेडिएटर नहीं है एक्चुअली, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम या थोरियम ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके रॉड्स यूज होते हैं, जिनको हम यूजुअली यूरेनियम रॉड एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं. तो न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब में दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि ये जो बॉम्ब है इट इज, इसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे हम इसको कंट्रोल करते हैं. कैसे? बाय यूजिंग द कंट्रोल रॉड्स. तो कंट्रोल रॉड्स में 2 टाइप के रॉड यूज होते हैं. एक होता है बेरियम या क्रिप्टॉन, वन इज ग्रेफाइट रॉड. ग्रेफाइट रॉड क्या करता है? इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो यहाँ रिलीज हो रहा है ना उनको स्लो डाउन करता है, ठीक है?
और कैडमियम रॉड्स, दूसरे कैडमियम रॉड्स होते हैं, कैडमियम या बोरॉन रॉड्स। बोरॉन रॉड्स या कैडमियम रॉड का काम क्या है? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना किसका काम है? बोरॉन या कैडमियम रॉड्स का। एंड न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कौन करता है? ग्रेफाइट रॉड। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर यूज्ड एज द मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स में इनको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के। तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस एंटायर पार्ट में हमने एक पार्ट और नहीं किया है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक ग्राफ है, वो ग्राफ या जो भी एक्सप्लेनेशन है दैट यू पीपल हैव टू स्टडी वन बाय वन। वो थियरी पार्ट है, सो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अनदर वे मैंने पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड स्पेशली डेरिवेशंस के लिए, तो आप जो डेरिवेशंस मैं जो समझाऊंगा दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।